जो साइंटिफिक एविडेंस है वो फैक्ट होता है, वो बदल नहीं सकता। ईमेल के कंटेंट के आधार पर उसमें हम बोल सकते हैं कि उसमें काफ़ी लोगों का 15 से 20-25, अब कितना है वो डीएनए अच्छे से बता पाएगा। रिक्रिएट करके सोचा जाता है कि कहाँ से और फिजिकल एविडेंस मिल सकता है। इतने बड़े कंट्री में इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं, ये पूरे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए शर्मनाक है। कि सिस्टम काम क्या कर रहा है, लोग किसको बचा रहे हैं, किसको छुपा रहे हैं और ऐसा क्राइम क्यों हो रहा है। एक बंदे पे पूरे जितनी मीडिया हाइलाइट्स हैं सब चीजें आके रुक रही है, यानी कहीं ना कहीं इसको डाइवर्ट किया गया है। फॉरेंसिक साइंस सिस्टम में, पुलिस सिस्टम में बहुत जगह ऐसे लोग हैं जो दूसरे को बटरिंग करने के लिए, खुश करने के लिए जस्टिस के साथ बलात्कार कर रहे हैं। हाय, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं रितम चैनल। आज हमारी चर्चा का विषय है फॉरेंसिक साइंस किस तरह से एविडेंस कलेक्ट करती है और कैसे हेल्प होती है किसी भी कल्प्रिट को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। इस एपिसोड में आपको कई सारी टेक्निकल टर्म्स भी पता चलेंगी जिस पे एक्सपर्ट काम करते हैं, कैसे वो सबूत इकट्ठा करते हैं और कोलकाता मर्डर केस में क्या कुछ पॉसिबिलिटी थी और क्या कुछ प्रोबेबिलिटी है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरनाथ मिश्र। ये वर्तमान में एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज, एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। इससे पहले उन्होंने लाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूशन के संस्थापक प्रमुख और प्रोफेसर के रूप में काम किया है। क्या होता है फॉरेंसिक साइंस और किस तरह से ये किसी भी केस को सॉल्व करने में हेल्प करता है? देखिए, फॉरेंसिक साइंस को हम बोल सकते हैं न्यायालयिक विज्ञान या न्याय सहायक विज्ञान या विधि विज्ञान। तो होता क्या है, जो परिभाषा होता है, डेफिनेशन होता है फॉरेंसिक साइंस का, वो होता है एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी को के एप्लीकेशंस को हम जो है न्याय के लिए उपयोग में लाते हैं। उसमें जो हम जांच करते हैं और उससे हम जो फैक्ट आता है उसके बेसिस पे जो है एज एविडेंस कोर्ट में रखते हैं और उसके बेसिस पे जस्टिस मिलती है। तो फॉरेंसिक साइंस क्या है? साइंस फॉर जस्टिस, आज यू कैन से विज्ञान कोर्ट के लिए। ये विज्ञान क्या है? कोर्ट के में सहायक होता है। और विज्ञान की जो है बहुत से जो फॉरेंसिक साइंस के जो बहुत से डिवीजन हैं, उसमें क्या है, यदि हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, फॉरेंसिक हैंडराइटिंग की बात करते हैं, तो उसमें जो हस्तलिपि होती है या सिग्नेचर होता है, उसमें कहीं से कुछ अल्टरनेशन हो गया या कुछ कमियां रह गई तो उसकी जांच होती है। प्लस फिंगरप्रिंट्स है, यदि किसी ने कोई क्राइम किया तो वहाँ पे लेटेंट फिंगरप्रिंट है, उसकी जांच होती है। प्लस यदि केमिस्ट्री का हम एप्लीकेशन फॉरेंसिक साइंस में देखते हैं तो फॉरेंसिक केमिस्ट्री हो गया। टॉक्सिकोलॉजी का एप्लीकेशन हम देखते हैं तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी हो गया। इस तरह से जो है मेडिसिन का एप्लीकेशन फॉरेंसिक मेडिसिन, बायोलॉजी फॉरेंसिक बायोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दैट इज फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, सीरोलॉजी जिसमें ब्लड, सीमेन और सबकी बायोलॉजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस एक बहुत बड़ा मतलब फील्ड है जिसके डिफरेंट जो है ब्रांचेज हैं, स्पेशलाइजेशन है और डिफरेंट तरह के फिजिकल एविडेंस है। केवल फिंगरप्रिंट्स, डीएनए नहीं है, उसमें वॉइस सैंपल्स हो सकता है, उसमें सीसीटीवी सैंपल, वीडियो सैंपल्स हो सकता है, उसमें हेयर सैंपल्स हो सकता है, उसमें लेटेंट फिंगरप्रिंट्स हो सकता है, फिंगरप्रिंट्स, पाम प्रिंट, लीप प्रिंट, और जो है बुलेट, किसी क्राइम में बुलेट मिल गया, किसी क्राइम में मान लीजिए इंजरीज हुआ है तो उसके बेसिस पे भी हम बता पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है फॉरेंसिक साइंस के तहत आती हैं और एक तरह से ये काफ़ी त्रिविम, बहुत विभक्त, मतलब बहुत सा वाइड प्लेटफॉर्म में फैला हुआ है। आजकल देखिए साइबर क्राइम की बात करते हैं, साइबर फॉरेंसिक की बात करते हैं, तो ये भी एक फॉरेंसिक साइंस का पार्ट है, एक ब्रांच है। तो बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम में, मान लीजिए कोई पुल जो है गिर जाता है
या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये भी फॉरेंसिक के तहत आता है, उसकी जांच की जाती है। कोई फांसी लगा के मर गया तो क्या कंडीशंस रहा, कि क्या हाइट रही, ये सब चीजें भी फॉरेंसिक साइंस के तहत आती हैं। तो सिर्फ फोरेंसिक साइंस का जब हम इंडिया में बात करते हैं तो किस तरीके के टूल्स और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, थोड़ा ब्रीफ में समझा सकते हैं? देखिए, जब हम फॉरेंसिक साइंस का टाइप्स ब्रांचेस की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल साइंसेस जो हैं, साइबर फॉरेंसिक है, फिंगरप्रिंट्स हैं। तो फिंगरप्रिंट्स में बहुत से ऐसे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, पाउडर मेथड है, केमिकल मेथड्स है, जिससे लेटेंट फिंगरप्रिंट्स जो हमें अदृश्य फिंगरप्रिंट्स होता है उसको डेवलप करने में यूज होता है। लेटेंट फिंगरप्रिंट्स क्या होता है, जैसे चांस फिंगरप्रिंट्स हम बोल सकते हैं, यदि डिफरेंट प्लेसेस में मिला है तो उसको ये जो सरफेस है, लकड़ी पे है कि दीवार पे है, कागज पे है, कपड़े पे है, उस हिसाब से हम उसको डेवलप करते हैं। बहुत बार क्या होता है, लोग अनभिज्ञ रहते हैं, जो क्रिमिनल होता है अनभिज्ञ होता है कि उसने कुछ जो है ट्रेस एविडेंस छोड़ा होगा, लेकिन उसको एक्सपर्ट जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको लिफ्ट करते हैं और जो भी सस्पिशियस पर्सन्स होते हैं उसके साथ उस फिंगरप्रिंट्स का मिलान होता है, यदि मैच हो तो वो प्रूफ हो जाता है। तो एक लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल है, वो लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल ये बोलता है जब दो ऑब्जेक्ट जो है क्लोजर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने निशान छोड़ जाते हैं। तो इसके आधार पे जो है इन्वेस्टिगेशन होता है और किसी भी कॉम्प्लेक्स क्राइम में भी हमें एविडेंस मिलने के चांसेस पूरी तरह से होते हैं। चाहे वो टेम्परिंग भी हुआ हो तो भी चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो फॉरेंसिक साइंस के हेल्प से ही सॉल्व हुए हैं। देखिए, पहले क्या होता था, जो विटनेस होता था, हियरसे विटनेस, आई विटनेस। तो आई विटनेस, हियरसे विटनेस हॉस्टाइल्स हो सकते हैं, हॉस्टाइल विटनेस हो सकते हैं, मुकर सकते हैं पैसा लेके, लेकिन जो फैक्ट है, जो साइंटिफिक एविडेंस है, वो फैक्ट होता है, वो बदल नहीं सकता। वो यदि एक ABC लेबोरेटरी में उसकी एग्जामिनेशन करते हैं तो वो XYZ लेबोरेटरी में भी सेम रिजल्ट ही देगा। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं, आप देख लीजिए, चाहे आपका जो है सीरियल बम ब्लास्ट के केसेस हुए हों, या उपहार सिनेमा हॉल के केसेस हुए हों, या बहुत से जो है रेप एंड मर्डर के केसेस हुए हों, ऐसे बहुत से अनगिनत केसेस हैं जो आप बता भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जो इससे सॉल्व हुए। आफ्ताब के केस में, जिसमें डेड बॉडी के पीसेस मिले थे और वो फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में जो है बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स को पीसेस में जो प्रिजर्व करके फिर फेंकता था, तो उसमें क्या हुआ कि इस दौरान जो है पहले तो ये पता चला, जो डेड बॉडीज के पीसेस मिले उसके बेसिस पे कि किसी ह्यूमन ओरिजिन का है। उसके बाद उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, प्लस और चीज़ों को खंगाला गया, तो फिर जो है सस्पिशन जो है आफ्ताब पे गया और उसके रूम का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, सीन ऑफ क्राइम देखा गया, हर चीज़ को बारीकी से देखा गया और उसके फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में कुछ ब्लड स्पॉट्स और वो चीज़ें थे, तो उससे क्या है, उसके सैंपल को लेके प्लस जो डेड बॉडी के पीसेस थे उसका DNA प्रोफाइलिंग किया गया, वो मैच हुआ। फिर वो जो है उससे मैच किया गया, जो लड़की थी, विक्टिम थी, जो पीसेस था उसका मिलान जो उसके फादर थे, ये हुआ कि ये फादर हैं जिनकी बेटी का ये डेड बॉडी के पीसेस हैं, उससे मिलान हुआ तो प्रूफ हुआ यही वो लड़की थी और ये ऐसा हुआ है। तो धीरे धीरे चीजें परत दर परत जो है खुलती गई और फैक्ट्स के आधार पे वो चीजें जो है सामने आई। अच्छा, किस तरीके से क्राइम सीन सिक्योर करा जाता है, इसके बारे में कुछ बताएं कि ऑफिशियली क्या प्रोसेस है? जब भी कोई क्राइम होता है तो बहुत से फॉरेंसिक लैब में अभी सीन ऑफ क्राइम का 24/7 जो है फैसिलिटी अवेलेबल है, लाइक दिल्ली में है, प्लस और भी स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, और जो नए लॉन्च हुए हैं उसमें सीन ऑफ क्राइम पे जोर दिया जा रहा है कि प्रॉपर सीन ऑफ क्राइम का इन्वेस्टिगेशन हो, फिजिकल एविडेंसेस कलेक्ट हो
तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो पुलिस जो है पेट्रोलिंग और प्रोटेक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम के लिए पहुंचता है। फिर टीम जाती है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की, डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस की, जैसा क्राइम होता है, और वहाँ जाके वो ट्रेडिशनल मेथड से क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करते हैं। आजकल क्या है, 3D क्राइम सीन स्कैनर, 3D मैपिंग भी मार्केट में आ गया है, जो सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है यूज कर रही हैं। तो उसमें क्या फायदा है, ट्रेडिशनल में यदि थोड़ा टाइम है या ऐसा क्राइम सीन है जहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, तो 3D क्राइम सीन स्कैनर प्रॉपर उसको एनालाइज भी करता है और बहुत से तरीके बता देता है, जिससे जो है कहाँ कहाँ फिजिकल एविडेंसेस हो सकते हैं, क्या शेप क्या साइज, तो वो थोड़ा सा इजी वे में कलेक्ट हो पाता है फिजिकल एविडेंस, और उसकी अच्छे से वीडियोग्राफी, उसकी फोटोग्राफी हो जाती है, उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है, और जो है मशीन जो है काफ़ी अच्छा एक्यूरेट, मतलब अच्छा रिजल्ट देता है। तो यही प्रोसेस है। तो वहाँ पे क्या है कि फिजिकल एविडेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, उसका कलेक्शन होता है, उसका प्रिजर्वेशन होता है, फिर उसको फॉरवर्ड किया जाता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, और उस एग्जामिनेशन के बाद जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत होता है, उसके आधार पे जजमेंट और जस्टिस मिलता है। ये आप बता रहे थे 3D प्रिंटिंग और 3D एग्जामिनेशन, इसको जरा थोड़ा समझाएंगे कैसे करते हैं? 3D क्राइम सीन स्कैनर लाइट और लेजर के बेसिस पे होता है। जैसे मान लीजिए ये कैमरा सामने स्टैंड पे लगा है, ऐसे ही वो लगा रहेगा, और वो डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट तरीके से पूरा जो है इन्वेस्टिगेट करेगा, एग्जामिन करेगा, और डिफरेंट एंगल से कैप्चर करेगा फोटोग्राफ्स, और सबका जो है मेजरमेंट लेगा कि क्या है, कैसे है, कितने दूर पे जो है दीवार है, कितने दूर पे चेयर है, डेड बॉडी यदि है तो कितने दूर पे है, क्या उसका लेंथ है, ये सब चीजें वो उसमें बना के प्रॉपर जो है तरीका बताता है, किस तरह से जो है सस्पिशियस जो पर्सन था आया होगा, यदि किल हुआ है, मर्डर हुआ है, यदि सुसाइड हुआ है तो क्या क्या कंडीशंस होंगे, ये सब चीजें उससे प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेट होता है, और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं और भी जो फैक्ट्स होते हैं उससे कोरिलेट करके उसको देखा जाता है, और एक नतीजे पे निकला जाता है। उस वे में जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। कोलकाता मर्डर केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके का प्रोसेस अपनाया गया वो तो सबको पता है कि नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, किस तरीके से क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट वहां पर किया जाना चाहिए था? देखिए, एक्सीडेंटल यदि क्राइम सीन है या प्लान्ड क्राइम सीन है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब वहाँ जो भी कंडीशंस थे और वहाँ पे काफी क्लोज लोगों ने क्राइम को कंडक्ट किया, जिस तरह से पता चला, तो जो भी सैंपल कलेक्ट किया गया तो कितना बेनिफिशियल है, यदि टेम्परिंग हुई है तो यदि हुई है इसका मतलब या तो आदमी अपने को बचाने के लिए ऐसा किया या सिस्टम को बचाने के लिए किया, तो उस चीज़ों को रोकना चाहिए था, और ये लगभग बहुत से केसेस में होता है। तो उसके लिए प्रॉपर जो आईओज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको अपना काम अच्छे से करना चाहिए। यदि उससे नहीं हुआ तो सुने कि सीबीआई ने 3D क्राइम सीन स्कैनिंग किया, तो उससे भी कुछ यदि बचा होगा टेम्परिंग से, तो मे बी वो कुछ करेक्ट कर पाए। तो मेन चीज़ है क्राइम सीन का प्रोटेक्शन, और उसका कलेक्शन जो है फिजिकल एविडेंस का बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि वो रैप्चर हो रहा है, वो टेम्परिंग हो रहा है, तो बहुत टफ हो जाता है क्राइम सीन को सॉल्व करने का। तो आप कह रहे हैं कि जब क्राइम सीन टेम्पर्ड हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा, जैसे आपने कहा लोकार्ट का सिद्धांत आपने बताया कि अगर वहां पे कोई भी व्यक्ति मौजूद है, अगर कोई भी व्यक्ति 15 सेकंड से ज्यादा किसी एक जगह पर मौजूद है, तो वो अपना कुछ ना कुछ एविडेंस वहां पर छोड़कर जाएगा, ये प्रिंसिपल कहता है, राइट? तो अगर टेम्पर्ड हो गया क्राइम सीन, तो बावजूद इसके मुश्किल है, लेकिन किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, तब हमारे पास एक चेकलिस्ट बन जाती है कि किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है और
कौन सी चीजें देखने से ही पता चल रही हैं कि इस पर साक्ष्य मिलने मुश्किल है, उसके बारे में बताएं। देखिए, यदि कोलकाता डेथ के केस की बात करती हैं तो ये नॉर्मल डेथ नहीं था, नेचुरल डेथ था। और इसमें प्रूफ हो रहा है कि जो है सीमन 150 mg जो है मिला, तो एक तरह से गैंग रेप का केस है ये। और जिस तरह से क्रुएल्टी की गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिवेंज का भावना रहा हो। तो ऐसे केसेस में चाहे कितना भी घूम घाम के लोग इन्वेस्टिगेशन कर लें और यदि टेम्परिंग हुआ है तो भी कुछ चांसेस मिलने के पूरे मतलब सिक्योर चीजें हैं कि कुछ न कुछ तो मिलना ही है। यदि कुछ भी नहीं मिलता है, डेड बॉडी यदि है, डेड बॉडी पे जो इंजरीज है, जो पैटर्न है और जो सस्पिशियस पर्सन है, उनके नेल क्लिपिंग में हो सकता है टिश्यू जाए, कुछ हेयर पार्टिकल्स गिरे हों ड्यूरिंग द सच टाइप ऑफ इंसिडेंट, और जहाँ तक सीमेन यदि मिले हैं वजाइनल फ्लूइड में, तो उसके बेसिस पे जो डीएनए प्रोफाइलिंग होगी वो एक्यूरेट होगी, सफिशिएंट होगी जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में बताने के लिए। पहले जिन एक्सपर्ट से मैंने बात करी थी तो उन्होंने इस बात को बहुत जोर देकर कहा कि ये 150 ग्राम सीमेन एक छोड़िए 4-5 व्यक्तियों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो जब हम गैंग रेप की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि हम सिर्फ 5 लोगों की या 6 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम 20 या 25 लोगों की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति जब इजैकुलेट करता है तो वो मुश्किल से 4 या 5 mm के करीब सीमेन होता है, और अगर वो रिपीटेडली भी ये काम करे तो भी एक व्यक्ति या 4-5 व्यक्तियों के बस की ही नहीं है कि वो 150 सीमेन इकट्ठा हो जाए। इस आधार पर आपको क्या लगता है कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इसे? देखिए, जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज नॉट लेस देन 10%, एंड जो भी चीजें हुई है वो डीएनए अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। डीएनए प्रोफाइलिंग वो फैक्ट बता देगा कितने लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ सीमेन, सीमेन के कंटेंट के आधार पर जिस तरह इजैकुलेशन और सब चीजें हैं, उसमें हम बोल सकते हैं कि उसमें काफी लोगों का 15 से 20-25, अब कितना है वो डीएनए अच्छे से बता पाएगा जब उसकी प्रोफाइलिंग होगी, उसका एक्सट्रैक्शन होगा उस सैंपल से, फिर उसकी जीन एनालाइजिंग होगी, तो कंफर्म पता चल जाएगा कि कितने लोग का जो है इस डिटेल्स उस रिपोर्ट में आता है, डीएनए प्रोफाइलिंग आती है। और ये जरूर जो हम कहेंगे कि किसी एक सिंगल व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और इसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए और वाइड स्पेक्ट्रम से, विभिन्न आयामों से इसकी जांच होनी चाहिए। केवल एक वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर वे से जितने भी सस्पिशियस हैं सबसे पूछताछ होनी चाहिए और जितने भी मतलब कल्प्रिट हैं उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। सर, बॉडी देखकर या बॉडी का पोस्टमार्टम करके भी ये पता लगाया जा सकता है कि ये हमला जो उस पे किया है, जो टॉर्चर उसको किया गया था मरने से पहले, वो भी किसी एक व्यक्ति का काम हो सकता है या कितने लोगों का काम हो सकता है, ये पता लगाया जा सकता है? देखिए, एक या दो व्यक्ति है तो एक नॉर्मल 30 इयर्स की यदि लेडी है, गर्ल है, तो वो फाइट कर सकती है, ठीक है। तो फाइट के दौरान जो है उसके नेल में भी टिश्यूज आ सकते हैं, हेयर आ सकते हैं हैंड में। तो यदि एक दो लोग रहते हैं तो शायद कम इंजरीज होती, यदि ज्यादा लोग हैं और इंजरीज भी ब्लंट फोर्स इंजरी है, शार्प फोर्स इंजरीज है, और किस पार्ट पे इंजरीज है और कितने ज्यादा जो है ग्रीवियस है, सिंपल है, डेंजरस है, उस आधार पे हम बता पाएंगे कितने लोग का इन्वॉल्वमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी इंजरीज हैं। और मैं बताया डीएनए अपने आप में बहुत बढ़िया जो है एविडेंस है, वो इस चीजों को नतीजे पे पहुंचेगा कि कितने लोग इन्वॉल्व थे। और इंजरीज जिस तरह से आपने बताया, जिस तरह से मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, उसमें मैंने यही देखा कि जिस तरह से इंजरी है 1-2-3 लोग नहीं कर पाएंगे, इसमें काफी जो है मास जो है इन्वॉल्व है। और ये हो सकता है फॉर द सेक्सुअल असॉल्ट पर्पज या जो है कोई रिवेंज उनको निकालना हो, क्योंकि जनरली ऐसे ही केसेस में ऐसे क्राइम होते हैं। सर, लेकिन जो सवाल का जवाब हम सारे ढूंढ रहे हैं कि
अगर ये एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, 4-5 व्यक्तियों को काम भी नहीं हो सकता, कम से कम 10-15 या 20-25 लोगों तक की हम बात कर रहे हैं। हाउ डज इट इवन पॉसिबल कि 25 लोग एक जगह पर आए, एक लड़की को टॉर्चर करें, रेप करें और कानो कान किसी को घंटों भर कुछ पता ना चले? हाउ डज इट इवन पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे है? देखिए, बहुत बार जो है डोमेस्टिक क्राइम भी होता है, लोगों को नहीं पता चलता है। प्लस वो इंटर्न थी, नाइट ड्यूटी था, मेडिकल डॉक्टर थी, ऑफिसर्स थी, तो हो सकता है जो लोग हैं वो जानते हो, वो एरिया, वो जगह जो है क्लोज किया गया हो, या ऑलरेडी प्लान रहा हो, सीसीटीवी में यदि फुटेज नहीं आए हैं तो वो सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं से लोगों की मिली भगत रही हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पता ना चले। यदि एक आदमी क्रिमिनल माइंडेड है तो दूसरा यदि सही है तो रोक सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है पुलिस को। तो ये जरूर जो है जानबूझ के और सोची समझी रणनीति के तहत ही हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसा कि अंदेशा दिखाया जाए, सीसीटीवी फुटेज की आपने बात करी कि सिर्फ एक ही व्यक्ति जिसको फंसाया, आई एम रियली सॉरी मैं फंसाया गया वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से उसका क्रिमिनल प्रोफाइलिंग है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा सवाल ये था कि सीसीटीवी कैमरा में सिर्फ एक व्यक्ति के आने और जाने की रिकॉर्डिंग है, और जबकि एविडेंस ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये एक व्यक्ति 5 व्यक्ति का नहीं बल्कि उससे ज्यादा लोग इसमें अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें कि अब 25 लोग अगर एक जगह पर थे और क्राइम सीन टेम्पर्ड भी किया गया, तो भी एज अ एक्सपर्ट हमारी नजर किसी क्राइम सीन पर जाकर किन किन चीजों को फॉलो करती है कि ये चीजें तो जरूर देखनी ही चाहिए, इनके ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए? देखिए, सीसीटीवी की बात करें, आजकल डिफरेंट प्लेसेस पर सीसीटीवी लगे होते हैं। तो चलिए, एक सीसीटीवी में एक का रिकॉर्ड आया या कुछ डिलीटेड फाइल हो तो उसको रिट्रीव करना पड़ेगा। प्लस और भी जो अगल बगल सीसीटीवी है या जो मेन एंट्री है, बहुत सारी चीजें हैं, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज लेनी होगी। और जिन जिन लोगों पे सस्पिशन है या कल्प्रिट हो सकते हैं, उनका उस दिन का क्या मोमेंट रहा, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। और भी जो एविडेंसेस आ सकती हैं, यदि आया है गया है आदमी तो उसके बायोमेट्रिक्स हैं, उसके लेटेंट फिंगरप्रिंट्स हैं, या और भी एविडेंसेस, कोई तो कुछ ना कुछ तो क्लू देगा। दैट इज द लॉ ऑफ एक्सचेंज एंड दैट इज forensic based on that, and also there is chances that we will get some information from there, and I hope जो सीबीआई है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनको चीजें मिली होंगी और वो प्रॉपर वे से काम कर रहे हैं। सर, बार बार हमारी कन्वर्सेशन में ये फिंगरप्रिंट से रिलेटेड लेटेंट, पेटेंट और 3D एग्जामिनेशन की बात आती है। ये तीनों टर्म क्या है और किस तरीके से काम होता है? देखिए, लेटेंट फिंगरप्रिंट्स क्या है, जो हम अपने आईज से डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं, उसको डेवलप करना पड़ता है डिफरेंट मेथड से। पाउडर मेथड हो गया, केमिकल मेथड हो गया। पेटेंट फिंगरप्रिंट्स मतलब जैसे हाथ में ब्लड लगा हुआ है या इंक लगा है, फिर हम कहीं हाथ रखते हैं तो वो पेटेंट फिंगरप्रिंट्स हो गया। और 3D मैपिंग्स की बात कर रहे हैं तो 3D क्राइम सीन स्कैनर है। तो उसमें क्या है, वो प्रॉपर स्कैन करता है। आजकल ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जो लेटेंट फिंगरप्रिंट को डायरेक्ट कैप्चर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द डिफरेंट रेज। देयर इज नो नीड ऑफ एनी पाउडर मेथड और केमिकल मेथड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल एविडेंसेस, प्रमाण हमें वहीं से मिलेंगे। उसका फर्दर एग्जामिनेशन फॉरेंसिक लैब में होगा, एक्सपर्ट करेंगे। लेकिन जब तक हमारे पास सबूत नहीं होंगे, हमारे पास एविडेंस नहीं होंगे, तो हमें जो है टफ होगा किसी भी नतीजे पे निकलना और किसी को बोलना, क्योंकि कानून कहता है भाई हमें सबूत दीजिए। जी जी। जो खबरों में आ रहा है उससे ये आशंका जताई जा रही है कि इसी हॉस्पिटल के कुछ इंटर्न्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इस क्राइम में। तो एज ए क्रिमिनल माइंड, जब उन्होंने कोशिश करी होगी उस क्राइम सीन को
साफ करने की या टेम्पर्ड करने की, तो भी पॉसिबिलिटी है कि पता चल जाएंगे? बिल्कुल, एक तो मेन एविडेंस हमने वेजाइनल स्वैब का बोला, जी। जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग बन जाएगी, लेटेंट फिंगरप्रिंट्स है, दीवार पे है, पंखे पे हैं, या बेड पे हैं, या डिफरेंट रजिस्टर्स पे है, तो उससे भी चीजें पता चल जाएंगी और फैक्ट जरूर सामने आएगा। चेन ऑफ एविडेंस इकलौती ऐसी चीज है कि आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर दे, उसके बारे में बताइए। तो ऐसे सैम्पलिंग प्रोसेस प्रॉपर आनी चाहिए, और लाइक कोलकाता वाले केस में जो है, जो भी एविडेंसेस वहाँ पे अवेलेबल हुए उन्होंने कलेक्ट किया, और उसका जो प्रॉपर कलेक्शन और प्रॉपर प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी होता है, और प्रिजर्वेशन के साथ उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एट द क्राइम सीन। अब मान लीजिए डिफरेंट सीमेन मौजूद है, कोई फंसाने के लिए किसी और का सीमेन ला के यूज कर ले, या किसी का ब्लड ला के रख दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। फिर उसको जो है प्रिजर्व करने के बाद प्रॉपर जो है तरीके से पुलिस के साथ जो उसको फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है। तो ये चेन ऑफ जो एविडेंस है प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए, वहाँ भी रिसीव होता है। फिर जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने अंडर में उस केस को सॉल्व करते हैं, फिर उसका रिपोर्ट बनता है, फिर कोर्ट में उसका रिपोर्ट जाता है, उसमें जो है एक्सपर्ट अपना एक्सपर्ट विटनेस देते हैं, रिपोर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो बताते हैं, और उस हिसाब से उस एविडेंस का महत्व रहता है। तो चेन ऑफ एविडेंस में सर मैंने सुना है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना बेहद जरूरी होता है, यानी कि क्राइम सीन से आप सीधा जहां पर आपको एविडेंस सबमिट करने हैं वहां सीधा जाना जरूरी है। अगर आप बीच में कहीं पे भी गए तो वो वैलिड नहीं होता एविडेंस। इज दैट ट्रू? जहाँ क्राइम सीन पे जो सैंपल मिला, हाँ। अब उस सैंपल को मैं बोलता हूँ कि ब्लड सैंपल मिला, तो ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया, उसको प्रिजर्व किया, उसका एग्जामिनेशन हुआ। अब वो ब्लड सैंपल विक्टिम का है कि जो सस्पेक्टेड पर्सन है उनका है। अब उससे तो हम ब्लड ग्रुपिंग पे गए, लेकिन उससे ज्यादा बहुत लोगों का ब्लड ग्रुप सेम हो सकता है। हम फिर डीएनए पे गए, उससे गए, प्लस सीमेन है या हेयर हो गया, कोई भी जो सैंपल डीएनए के लिए यूजफुल है। अब वो सैंपल एनालाइज कहाँ होगा? लैब में होगा। तो ये जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन से फॉरेंसिक लैब को भेजा जा रहा है, और फॉरेंसिक लैब में जो जांच हो रही है और कोर्ट भेजा जा रहा है, तो ये टू बी ही है, ये पूरा चेन ऑफ कस्टडी है, और पूरा प्रोटेक्टेड है, पूरा डॉक्यूमेंटेड है, और जो भी बीच में गड़बड़ी करता है तो उसको पनिशमेंट भी होता है। और बीच में वही होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है जिनको नौकरी मिली है, जो एक्सपर्ट हैं, तो सब जो है प्रॉपर तरीके से कोशिश करते हैं, क्योंकि सबको अपनी नौकरी भी प्यारी है, अपना रेपुटेशन भी प्यारा है, तो प्रॉपर वे से ही सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। और जहां तक है त्रुटि कहीं भी हो सकता है, लेकिन सभी लेबोरेटरीज जो है एनएबीएस से एक्रेडिटेड हैं, तो क्वालिटी का ध्यान देती है। आजकल क्या है, बारकोड का भी यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो जहां जहां वो एविडेंस ट्रेवल कर रहा है उस बारकोड से वहां पे रिपोर्टिंग हो रही है। जस्ट लाइक आप जो स्पीड पोस्ट करते हैं, तो आपने पोस्ट किया तो कब किया, कहाँ कहाँ कब गया, वो सब होता है। ऐसे एविडेंस का भी रिकॉर्ड मिल जाता है। तो बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि गड़बड़ करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। यदि 1% कोई करता भी है तो पता चल जाता है। कहाँ पॉसिबिलिटी है गड़बड़ होने की? मतलब अब देखिए, जहाँ पे भ्रष्ट लोग रहेंगे, जहाँ पे तो वहाँ होने के चांसेस हैं, लेकिन मैन मिस्टेक्स तो करते ही हैं। लेकिन क्या होता है, वो ये नहीं सोचते हैं कि जस्टिस के लिए उनको कितना जिम्मेदार होना है, कितना, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट साइंटिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पुलिस पर्सनल है, क्योंकि पुलिस से स्टार्ट होता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट, देन कोर्ट में जाता है, तो ये यही पुलिस पर्सनल्स और फॉरेंसिक पीपल, इन्हीं का रोल ज्यादा होता है। तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि चीजें जो है प्रॉपर तरीके से हों। देखिए, केसेस जो है अपने आप में डिफरेंट तरीके के होते हैं, चैलेंजेबल होते हैं, और उसमें जो प्रिंसिपल यूटिलाइज होता है वो सेम ही होता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना काम तरीके से करते हैं। अब उसमें क्या है, ये एक्सपर्ट के ऊपर है कितना अच्छा से क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट कर रहा है,
उसको एक एंगल में इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि दो एंगल में, कि भाई सुसाइडल है कि होमिसाइडल है, वो प्रॉपर तरीके से करना जरूरी होता है। और जितना प्रॉपर तरीके से होगा न्याय जो है उतना जल्दी मिलेगा। जितना गलत तरीके से, लूज तरीके से होगा उसमें दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती जाएंगी और नतीजे जो है बहुत टाइम लेंगे। लेकिन एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जो क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, सबूत मिले, उसके आधार पे जांच होती है, एनालिसिस की जरूरत होती है, प्रॉपर जो है और भी बहुत से एविडेंसेस होते हैं, वो सब एविडेंसेस और एविडेंस का रिपोर्ट सब देखने के बाद भी हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। कितनी क्या पॉसिबिलिटी होती है एरर्स और मिस इंटरप्रिटेटिंग ऑफ फैक्ट्स की? देखिए, प्लान की बात यदि हम करें कोलकाता मर्डर केस में, तो जहां 150 मिलीग्राम सेमेन है, तो कोई इतना ऐसे क्राइम में जाके प्लान नहीं करेगा। लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत बार जो है फॉल्स एलिगेशंस भी लोग लगाते हैं। लेकिन बहुत से केसेस जो हैं, जैसे कोलकाता का, हमें नहीं लगता है ऐसा कुछ हुआ है। और जहां तक है फॉल्स में क्या होता है, कोई जानबूझ के किसी को फंसा रहा है, तो ऐसे केसेस में वो इस तरह की प्लॉटिंग करता है। लेकिन यहाँ तो विक्टिम की डेड बॉडी, विक्टिम की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बता रही है कि कितना विभत्स जो है वायलेंट क्राइम हुआ है। और जहाँ मिस इंटरप्रिटेशन की बात है, तो दो लेवल पे मैं बात करूंगा। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होता है, उसको जो ट्रेनिंग मिली होती है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है, वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन मैं कहता हूँ यदि आप सुसाइडल वे में कर रहे हैं तो होमिसाइडल वे में भी आप करिए। आप ऐसा नहीं है एक ही एंगल पे, भाई जैसे जैसे मिला आप एक तरीके से बढ़े, नहीं, आप दोनों तरीके से जो जो चांसेस हो सकते हैं उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करिए। केवल एक वन साइडेड आप करेंगे तो सही नहीं है। दूसरा, जहां तक मिस इंटरप्रिटेशन की बात है, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो साइंटिस्ट होता है लेबोरेटरी में, उसके पास डीएनए सैंपल गया, मान लीजिए जो डेथ केस हुआ है, विक्टिम के वजाइनल स्वैब का सैंपल गया, उसका डीएनए एनालिसिस हुआ, जो जो फ्रेगमेंट है उसमें वो उन्होंने बता दिया। अब क्वेश्चन ये हुआ कि ये वजाइनल स्वैब उसी का है तो कंफर्म है। अब उसमें यदि 20 या 25 लोग हैं, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, जो व्यक्ति अभी सस्पिशियस है उसका सैंपल दिया गया, ब्लड सैंपल, अब उसका डीएनए उस फ्रेगमेंट से डीएनए से मैच कर गया, तो वो तो इन्वॉल्व था जी। लेकिन जो और फ्रेगमेंट है, ये क्वेश्चन जब एराइज होगा और जो सस्पिशियस पर्सन है तब उसका मिलान होगा। तो होता क्या है, जितना पूछा जाता है उतना ही बताया जाता है, लेकिन क्या क्या हो सकता है उसका बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन होना चाहिए, डीप एग्जामिनेशन होना चाहिए, डीप स्टडी होना चाहिए, और जितने फैक्ट छुपे हैं वो सब पता चलना चाहिए। तो क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है और कैसे क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाता है? जब पहली बार क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी ली जाती है। तो वहाँ पे क्लोज फोटोग्राफी और डिस्टेंस फोटोग्राफी और मिड रेंज फोटोग्राफी, ये सब होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसके आधार पे हम डिफरेंट रिक्रिएशंस करते हैं कि जो सस्पिशियस पर्सन होगा, कल्प्रिट होगा, किस दरवाजे से, किस खिड़की से या किस तरीके से आया होगा, और यदि उस ये क्राइम ऐसे हुई है, डेड बॉडी ऐसे रही है, तो कहाँ कहाँ वो हो सकता है कि हाथ लगाया हो जहाँ पे लेटेंट फिंगरप्रिंट मिल जाए, या वो कुछ सिगरेट बट हो, या कुछ ऐसा एविडेंस जो वहाँ पे कहीं मिल जाए, या कहीं खिड़की से कुछ उसने फेंका हो कहीं नीचे उस एरिया में मिल जाए। तो ये रिक्रिएशंस होता है। तो ये जो फोटोग्राफी और जो उसका जो वीडियोग्राफी है उसके आधार पे होता है, और इसमें 3D मैपिंग बहुत हेल्प करता है। ये लाइट और लेजर के बेसिस पे होता है। ये डिफरेंट जो एरियाज होते हैं वहाँ पे ये रेज मार के उसका डिस्टेंस, उसका मेजरमेंट, उसका 3D शेप, और कितने तरीके से डिफरेंट तरीके से आप पूरे क्राइम सीन को देख सकते हैं। यदि बंदा जो है, जो पर्सन है, सस्पिशियस पर्सन, तो किस एंगल से आया होगा, उसकी क्या हाइट रही होगी, यदि ब्लड स्पॉट है या जो भी है, तो ये सब कंडीशंस जो है उसे निकल के सामने आता है। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है।
और हर एंगल से सोचा जाता है। अब जो मशीन है वो तो ज्यादा चीजें देंगी, तो उस बेसिस पे सोचा जाता है, देखा जाता है, चीजों को रिक्रिएट करके सोचा जाता है कि कहाँ से और फिजिकल एविडेंस मिल सकता है, कुछ मिल जाए। यदि टेम्परिंग भी हुई है तो कुछ चीजें मिल सकती हैं, और वो बहुत हेल्प करती है क्राइम सीन सॉल्व करने में, कल्प्रिट को पकड़ने में। तो ऐसे में क्रिमिनल प्रोफाइलिंग आप कैसे करते हैं? देखिए, इसमें क्या मेंसरिया था, मतलब कौन ये प्लानिंग किया, कौन सोचा ऐसा क्राइम होने का, और दूसरा जो है एक्टर सीरियस क्या रहा, किसने किसने किया। तो यदि किसी रिवेंज तरीके से जो है इसका रेप किया गया बदले की भावना से, फिर इसका मर्डर किया गया, ब्रूटली इसको मारा गया, तो कौन कौन इन्वॉल्व थे, एक कंडीशन बनता है। दूसरा, यदि जो पर्सन पकड़ा गया है यदि वो इन्वॉल्व था, इतने उसकी प्रोफाइलिंग आपने बताया, तो क्या फैक्ट था, उसका फैक्ट उन्होंने कहाँ से निकाला, वहां पे और इंटर्न थे, डॉक्टर्स थे या और लोग थे, उनकी प्रोफाइलिंग क्यों नहीं निकली, उनका हिस्ट्री क्यों नहीं निकला। तो यदि किसी एक मेडिकल डॉक्टर का है, इतनी जुर्रत कैसे हो रही है एक वहां के फोर्थ क्लास थर्ड क्लास एम्प्लॉय का कि ऐसा क्राइम करे, तो कहीं ना कहीं सिस्टम मिली हुई है। और एक आदमी यदि इन्वॉल्व है तो 150 मिलीग्राम सीमेन कहाँ से आया। तो ये सब चीजें कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, और इतने बड़े कंट्री में इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं, ये पूरे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए शर्मनाक है। और मैं हमेशा ये सब न्यूज जब देखता हूँ बहुत दुखी होता हूँ कि सिस्टम काम क्या कर रहा है, लोग किसको बचा रहे हैं, किसको छुपा रहे हैं, और ऐसा क्राइम क्यों हो रहा है। और मैं ये क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की बात करूं तो इस आज के डेट में सबके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसी है, सबको गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा का मतलब नहीं किसी का आप रेप कर दें, किसी का मर्डर कर दें। और इसमें सबसे शर्मनाक बात है, एक बंदे पे पूरे जितनी मीडिया हाइलाइट्स हैं सब चीजें आके रुक रही है, यानी कहीं ना कहीं इसको डाइवर्ट किया गया है। और यदि वो बोल रहा है, इसके बावजूद भी वो बोल रहा है कि डेड बॉडी का उसने रेप किया, ठीक है, तो और लोग कौन थे जो वो शर्मनाक काम किए, वो घिनौना काम किए, इसके पीछे पड़ना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। डाइवर्जन करने से, ये आंदोलन करने से कुछ नहीं होना है। पुलिस को, सीबीआई को और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मिलकर काम करना है, किसी को बचाना नहीं है, चाहे अपने प्रमोशन के लिए, चाहे अपने बेनिफिट के लिए। न्याय देना जरूरी है। और फॉरेंसिक साइंस सिस्टम में, पुलिस सिस्टम में बहुत जगह ऐसे लोग हैं जो दूसरे को बटरिंग करने के लिए, खुश करने के लिए जस्टिस के साथ बलात्कार कर रहे हैं। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की जब हमने बात की, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रिवेंज भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, मरने से पहले इतना टॉर्चर कर रहे हैं, तो उन लोगों की मानसिकता कैसी होगी? मतलब जिनको बचाने की कोशिश हो रही है, वो साफ दिख रहा है, उनकी मानसिकता कैसी होगी? ये एक क्राइम पे बंद नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। इसमें देखिए, बहुत से न्यूज़पेपर्स में निकला है कि वहां मानव तस्करी होता था, उसमें काफी लोग इन्वॉल्व थे, और उसमें जो है उसको पता चल गया था, वो बहुत ही निर्दोष टाइप की इनोसेंट गर्ल थी। उसने किसी फ्रेंड से बाई मिस्टेक उसके मुंह से निकल गया, फिर उसने अपने फ्रेंड्स को बताया, ऐसा सुनने में आ रहा है। फिर ये पूरी प्लॉटिंग और प्लानिंग हुई। यदि किसी की नाइट ड्यूटी लगती है तो उसका क्या प्रॉपर सिक्योरिटी है, काफी क्या प्रोटेक्शन है, ये जो है बहुत जरूरी है। ये पूरा जो है उस मेडिकल कॉलेज, उसके जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उनकी जिम्मेदारी है। जो उसको ऑडिट करता है उस हॉस्पिटल का नेशनल मेडिकल एसोसिएशन है, चाहे NABH है जो एक्रेडिटेशन बॉडी है, उसके सिक्योरिटी, उसके रिस्क मैनेजमेंट, उसके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग उसका कहीं ना कहीं लैप्स है। और बहुत बार डॉक्टर्स बोलते हैं उनको राइट्स चाहिए, राइट लें, बहुत अच्छी चीज है, डॉक्टर लें, एवरी पर्सन लें, एवरी प्रोफेशनल लें, लेकिन यदि मानव तस्करी की बातें आ रही हैं तो मैं मानता हूं जितने भी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है उनका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, उनका प्रॉपर डिक्लेरेशन होना चाहिए, और बीच बीच में ऐसे जगहों पे जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ऐसे क्राइम न हो, और किसी तरह का रैकेट न चले, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन का हो, चाहे किसी तरह का मानव तस्करी का हो, चाहे
बच्चे को बदलने का कोई रैकेट हो, इस सब चीजों को बदलना पड़ेगा, इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके जो है चीजें कुछ हद तक सही हो पाएंगी। डू यू थिंक इट्स एन स्टेटमेंट जिस हिसाब से मर्डर करके छोड़ दिया गया और साफ साफ दिख रहा है पूरी दुनिया को कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, और जिस हिसाब से बार बार खबरें अब सामने आ रही है कि भाई ये भी रैकेट चल रहा था, वो बंदा इतना रसूखदार है कि उसने 2 बार अपना ट्रांसफर कैंसिल करवा दिया। इससे पहले भी एक कामदुनी केस हुआ था जिसमें खबरें सामने आ रही है कि सेम तरीके से टॉर्चर किया गया था, सेम तरीके से उसके पैर जो है वो सेम तरीके से बॉडी जिस हालत में मिली है वो बॉडी उस हालत में मिली थी। डू यू थिंक इट्स एन स्टेटमेंट सभी लोगों को सामने लाने के लिए कि हम ऐसा तुम्हारे साथ कर सकते हैं और तुम्हें सिर्फ चुप रहना है, वरना तुम्हारी हालत ऐसी ही होगी जो भी अगेंस्ट खड़ा होगा? डू यू थिंक कि ये एक स्टेटमेंट के तौर पे छोड़ी गई थी बॉडी? देखिए, कहीं ना कहीं एक थ्रेटनिंग है, एक चेतावनी तरीके से, धमकी तरीके से दिया गया हो, लेकिन जो लोग भी ऐसे रैकेट में, ऐसे तस्करी में इन्वॉल्व हैं, वो एक व्यक्ति नहीं होता है, पूरी सिस्टम होती है, क्योंकि कमीशन सबको जाता है और छोटे से लेकर बड़े तक को जाता है। तो जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी ऐसा इंसिडेंट किए हैं और जिसके पास इतना घमंड है, इतनी चेतावनी दे रहे हैं, तो ऐसे लोग के खिलाफ सरकार को, फॉरेंसिक टीम को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए और सजा देनी चाहिए। और ऐसे जो सिस्टम में हायर पोस्ट पे हैं, उनका प्रॉपर सस्पेंशन होना चाहिए और उनका भी रिकॉर्ड जो है चेक होना चाहिए कि ऐसे इनके जॉब प्रोफाइल में, इनके जॉब पीरियड में कितने इस तरह से इंसिडेंट्स हुए हैं, और सबका फीडबैक लेना चाहिए। जो भी वहाँ एम्प्लॉई हैं, जो भी वहाँ पे फैकल्टीज हैं, इंटर्न्स हैं, तो एक चीज सामने निकल के आएगी जो ज्यादा क्लियर पिक्चर थी। ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जो भी वहाँ रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, और जो रैंडम यदि सैंपलिंग की बात करें, रैंडम जो वहाँ पे और भी एम्प्लॉई हैं, चलिए 100 में 99 झूठ बोलेंगे, एक कहीं सच निकल जाए तो उससे जो है इस सब चीज़ों का पर्दाफाश हो पाए और इस केस में कुछ प्रॉपर जो है सही जजमेंट हो पाए। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बहुत ही काबिल एजेंसीज हैं, बहुत ही अनुभवी लोग हैं, और मुझे आशा है कि वो जरूर सच्चाई तक पहुंचेंगे और विक्टिम के परिवार को न्याय देंगे। और ये जो है एक महिलाओं के लिए भी जीत होगी, और जो नौकरी पेशा हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी भी जीत होगी, और एक ह्यूमैनिटी के लिए जीत होगी, ये मानवता के लिए एक जीत होगी कि इस तरह के विभत्स